गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर आदेश कटवानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ की न्यायपालिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि संघ की न्यायपालिका की गठन और उसकी स्थापना के बारे में बताइए। और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होती है ना। अब इनकी योग्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए, न्यायाधीश के पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 3 में इसके लिए व्यवस्था बताई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना है। अनुच्छेद 124 क्लोज 3 में इसके लिए योग्यताएं बताई गई है। पूछते हैं कि भारतीय न्यायाधीशों की जो योग्यता का जो प्रोविजंस है वो कौन सा है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह है अनुच्छेद 124 क्लोज 3। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पिछले 5 वर्षों तक इसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 ईयर तक उसने काम किया है। तीसरा, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में यानी रजिस्टर्ड एडवोकेट के रूप में उसने कंटिन्यू काम किया है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की योग्यता होती है उसके लिए हाई कोर्ट में 10 साल तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की राय में वह विधिवेता होना चाहिए। विधिवेता मतलब उसको विधि का पूरा नॉलेज होना चाहिए, विधि में पारंगत होना चाहिए। आज मैं यहाँ आपको बात बताता हूँ कि जब एक एडवोकेट जब कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसका अगर लर्नर यानी एक विधिवेता शब्द यूज होता है। और ये विधिवेता शब्द केवल एक एडवोकेट के लिए यूज होता है, क्योंकि आप कोई भी पेशा देख लो, सीए देख लो, सीएस देख लो, डॉक्टर देख लो, इंजीनियर देख लो, उनके आगे विधिवेता शब्द यूज नहीं होता है। लेकिन इसके आगे विधिवेता शब्द इसलिए यूज होता है क्योंकि एक एडवोकेट जो होता है वो हर कलाओं में, हर विद्या में कानून की नजरों में निपुण होता है, क्योंकि वो उस कला और विद्या के द्वारा अपने क्लाइंट को सेव करता है, उसको बचाता है। उसके आगे लर्नर्ड या विधिवेता शब्द यूज होता है, जो बहुत ही गौरव और गर्व की बात है, क्योंकि उसको उस विषय के बारे में डेप्थ नॉलेज होता है। ठीक ना। तो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल और उसकी पदच्युति, मतलब इसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्यकाल और उसकी पदच्युति मतलब पद से हटाने के संबंध में प्रोविजन दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पेशेवर की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। 65 ईयर तक की आयु तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पदच्युति के संबंध में अनुच्छेद 124 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसको पदच्युत या अपने पद से कब हटाया जा सकता है, रिमूव कब किया जा सकता है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित उसको या तो त्याग पत्र दे सकता है। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में पद रीति से उसको पद से हटाया जा सकता है, यानी वो जो अनुच्छेद 4 में जो रीतियां दी गई, खंड 4 में 124 के खंड 4 में जो रीतियां दी गई है उस रीतियों से उसको हटाया जाएगा। यानी उसने पद भ्रष्ट किया है, उस पर कोई ऐसा आरोप लगा है, वह अनसाउंड माइंड हो गया है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसकी योग्यता के अनुसार बनाई गई है। यदि उसको फुलफिल नहीं करता है तो उसको उसके पद से हटा सकता है। और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हटा भी राष्ट्रपति सकता है। एक हाई कोर्ट के जज को भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है और हटा भी राज्यपाल के अनुसार से राष्ट्रपति है। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 124 खंड 4 में यह स्पष्ट बताया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से उसके विरुद्ध यदि कदाचार, पद भ्रष्टता, असमर्थता के आधार पर उसको अपने पद से हटा सकता है। उसके लिए सीधा डायरेक्ट नहीं हटाएगा, उसके पहले उसकी जांच होगी संसद में, एक आदेश द्वारा उसकी जांच उसके लिए भेजा जाएगा। उसकी दोनों सदनों के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। यदि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी एक प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। इसके लिए भी संसद को 2/3 बहुमत से वो पारित करना होगा। संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उस समय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके ऐसा
उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है, यानी 2/3 बहुमत आवश्यक है, ये ध्यान रखना। विशेष बहुमत के द्वारा इसको अपने पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जुडिशरी को एक अपना एक मजबूत अस्तित्व देने के लिए, एक मजबूत पद देने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है ना। तो 2/3 बहुमत इसके लिए अति आवश्यकता, उसके बाद उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, उसको आदेश दिया जा सकता है। तो इसके लिए संसद की कार्रवाई है, उसको फॉलो करना अति आवश्यक होता है। फिर न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में कि भाई न्यायाधीशों का वेतन कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जो वेतन की व्यवस्था की गई है वो वेतन एक्ट के अनुसार अलग अलग की गई है। जो वेतन भारतीय संचित नीति के द्वारा जो तय किए गए हैं वो इसमें बताया गया है कि किस समय कितना कितना वेतन बढ़ाया जाता है। अभी जैसे वेतन के संबंध में शेट्टी कमीशन आया है जो इनके वेतन की अनुशंसा कर रहा है, तो इनका जो वेतन है उस हिसाब से तय किया जाता है ना। और उसका वेतन जो होता है भारतीय संचित नीति से दिया जाता है। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से व्यवस्था की गई है इनके पदों के लिए, तो उनका वेतन है, इनकी पोस्ट है, इनके पद यानी इनके पावर्स हैं, वो सब एक सिक्योर और एक स्ट्रॉन्ग रूप से होते हैं, क्योंकि इनको भारतीय मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी भी माना गया है, भारतीय संविधान का रक्षक भी माना गया है। हर समय ये सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए इनको जो अस्तित्व है, इनका जो एक जो पावर है वो बहुत ही पावरफुल तरीके से हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके पावर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और आंसर को अच्छी तरह से आपको एग्जाम्स में लिख के आना है। एग्जाम्स में हमसे ये ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसी के हिसाब से आंसर दो, न कि फालतू बातें हम उस क्वेश्चन में आंसर में मिक्स करके उस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा कर दें। टू दी टॉपिक अच्छी तरह से आंसर प्रेजेंट कीजिए और अच्छी तरह से अपनी बात को सामने रखिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।